वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कंस्ट्रक्टर्स इन जावा पढ़ाऊंगा। पूरा कंस्ट्रक्टर्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर कई बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें कंस्ट्रक्टर्स 100% क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। कंस्ट्रक्टर्स के लिए जितना टॉपिक्स है कंस्ट्रक्टर्स पर, उन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। That means we will be discussing on definition of constructor, use of constructors, characteristics of constructors, types of constructors, constructor overloading, differences between methods and constructors, and finally, in this video, we will discuss a very important ICSE 2024 question based on constructor. तो कंप्लीट वीडियो है कंस्ट्रक्टर के ऊपर। वीडियो को सिंसियरली पूरा एंड तक देखो और तुम्हें 100% क्लैरिटी आ जाएगी कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही होता है, लेकिन एक खास तरीके का मेथड होता है। मेथड का मतलब फंक्शन। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फंक्शंस इन जावा, है ना? बहुत सारे फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे मैथ क्लास के फंक्शन मैथ डॉट मैक्स, ये फंक्शन को तुमने पढ़ा है। मैथ डॉट मिन, इस फंक्शन को पढ़ा है। मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन को पढ़ा है। तो ये सारे मैक्स, मिन, एसक्यूआरटी, पीओडब्ल्यू, तो ये सारे जो फंक्शंस तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये सारे हो गए इनबिल्ट फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर भी मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला हुआ है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं। तो फंक्शंस तो जानते ही होगे। अगर नहीं पढ़े हो तो उन वीडियोस को देख लेना। यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स फंक्शंस ही होते हैं। फंक्शंस का दूसरा नाम मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर्स फंक्शंस या मेथड ही होते हैं, लेकिन एक खास तरीके का, स्पेशल तरीके का मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड इन जावा, एक स्पेशल तरीके का मेथड है विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, जो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। और कब ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल्ड हो जाता है। कॉल्ड क्यों होता है? क्योंकि वो एक मेथड है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है। मेथड को तो हमें कॉल करना ही पड़ता है। किसी भी मेथड को अगर हम यूज में हमें लाना है तो उसे उसे तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। मेथड कॉलिंग के बिना तो मेथड को हम यूज ही नहीं कर सकते, इजंट इट? जैसे कि अगर मुझे मैक्स मेथड को कॉल करना है तो मुझे ऐसे लिखना होता है ना, मैथ डॉट मैक्स 2,3 सेमीकॉलन। तो ऐसे जब हम लिखते हैं, मैक्स लिखा, मैक्स मतलब इस मेथड का नाम, फिर हम अंदर में आर्ग्यूमेंट्स डाल दिया 2,3, ये मैक्स का आर्ग्यूमेंट हो गया, और सेमीकॉलन डाल दिया। जैसे ही सेमीकॉलन यहां डाला तो ये मैक्स मेथड कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स मेथड कॉल्ड हो जाएगा। और ये इसका आउटपुट देगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा। 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। तो आउटपुट पाने के लिए मुझे इस मेथड को कॉल करना जरूरी है। किसी भी मेथड को अगर हम यूज में लाना चाहते हैं कि उससे आउटपुट हमें मिले, तो उसे कॉल करना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, हाँ, स्पेशल मेथड है, इसका पर्पस अलग है। ये कुछ अलग है दूसरे मेथड्स, नॉर्मल मेथड से अलग भी है, और उन डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे। वी विल बी स्टडिंग टुडे इटसेल्फ इन दिस वीडियो। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, कि नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं उससे अलग होता है कंस्ट्रक्टर्स। थोड़ा थोड़ा नहीं, कुछ 3-4 पॉइंट्स अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक मेथड ही है। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है। इसीलिए कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना जरूरी है, लेकिन उसे हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल मेथड्स को हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। और कब ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है? जब हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। और कब ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड।
तो ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन हो गया कि वो एक स्पेशल मेथड है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब इसको हम यू नो एक्सप्लेन भी करेंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द ड्राई रन ऑल्सो ऑफ दिस, डोंट वरी। राइट नाउ यू सी एन एग्जाम्पल। अच्छा, उसके ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं हम किस लिए? कंस्ट्रक्टर्स का यूज होता है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। जैसे अभी इस एग्जांपल को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। यहां पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम में जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं। एक है रोल, जिसका डेटा टाइप है इंट, और दूसरा है नेम, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। सो यू कैन सी देर आर टू डेटा मेंबर्स, वन इज रोल एंड वन अनदर इज नेम। तो टू डेटा मेंबर्स हैं। इन दोनों डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर भी मेथड होता है, इसीलिए कभी भी हम मेथड को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? हम मेथड का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो कि एक मेथड है जिसका नाम है ऐड, तो हम ऐड लिखेंगे और ब्रैकेट्स इस तरह से देंगे और इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। दिस इज हाउ वी डिफाइन ए मेथड। हाँ, इसके आगे हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है। जैसे मान लो वॉइड लिखते हैं या इंट लिखते हैं, जो भी वैल्यू को वो रिटर्न करता है उसको मुझे लिखना पड़ता है। लेकिन ये नॉर्मल मेथड्स की जब हम बात करते हैं तब, कंस्ट्रक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तब हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। थोड़ी देर बाद और क्लियर होगा। फिलहाल तुम देखो यहां पर एक कोड लिखा गया है, जिस कोड में तुम्हें एक फंक्शन नजर आ रहा है। फंक्शन को डिफाइन किया गया है और उस फंक्शन का नाम है स्टूडेंट। फंक्शन का नाम क्या है? स्टूडेंट। जैसे इस केस में फंक्शन का नाम है ऐड। और जनरली जब हम ऐड या कोई भी दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो हम उसके आगे रिटर्न टाइप लिखते हैं। जैसे वॉइड लिख सकते हैं, अगर वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न ना करता हो तो हम वॉइड लिखते हैं। तो वॉइड ऐड, फिर इस तरह से पैरेंथेसिस देकर फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेथड का डेफिनेशन लिखते हैं। यहां पर भी देखो कुछ उसी तरह का तुम्हें सिनेरियो दिख रहा है ना? यहां पर एक मेथड का नाम लिखा गया है स्टूडेंट, हालांकि इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा गया है। एक फंक्शन का नाम लिखा गया है स्टूडेंट, उसके बाद करली ब्रैकेट्स भी दिया गया है। और करली ब्रैकेट्स के अंदर तुम देख रहे हो रोल इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू रमेश लिखा गया है। यानी जो हमारा डेटा मेंबर्स था रोल और नेम, वही रोल और नेम को वैल्यूज से इनिशियलाइज किया गया है। रोल का वैल्यू 1 डाल दिया गया है, नेम का वैल्यू रमेश डाल दिया गया है। दैट मीन्स द डेटा मेंबर्स हैव बीन इनिशियलाइज्ड inside this method. But this method is something special. Why? Because इस मेथड के बारे में क्या दो स्पेशल चीज तुम देख पा रहे हो बताओ तो। ये तो मेथड डेफिनेशन तुम्हें दिख रहा है कि एक मेथड एक सामान्य मेथड जैसा ही तो दिख रहा है सर। जैसे मेथड को हम नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स देते हैं इस तरह से पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही तो है। मेथड का नाम है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसका डेफिनेशन लिखा गया है। बट स्टिल देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉर्मल मेथड एंड दिस मेथड। क्या तुम देख पा रहे हो कि इस मेथड का नाम और इस क्लास का नाम 100% सेम है? यानी क्लास का जो नाम है वो इस मेथड का भी नाम है। हाँ, इसका मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर है। ये मेथड एक स्पेशल मेथड है जो जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स का एक खास फीचर होता है, एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के इक्वल होता है। क्लास के नाम के 100% सेम नाम होता है। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो एक चीज तो तुमने ये देख लिया। दूसरा चीज ये है कि इस फंक्शन का, इस मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं है।
वॉइड भी नहीं है। जनरली अगर हमारा मेथड, नॉर्मल मेथड कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, तब हमें वहां पर वॉइड लिखना जरूरी है। बिना रिटर्न टाइप का हम मेथड्स नहीं बना सकते। नॉर्मल वाले मेथड्स की बात कर रहे हैं, रिटर्न टाइप होना ही पड़ेगा। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, जो भी वैल्यू को वो रिटर्न करता है उसका टाइप को हमें लिखना ही पड़ता है, वही मेथड का रिटर्न टाइप होता है। अगर वो किसी भी वैल्यू को रिटर्न ना करता हो तो हम वॉइड लिखते हैं। वॉइड इंडिकेट्स दैट आवर मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला बात, ये कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अगर वो रिटर्न करने लगा तो फिर वो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, वो नॉर्मल मेथड बन गया। तो कंस्ट्रक्टर होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न ना करे, और उसका रिटर्न टाइप वॉइड भी ना हो, कुछ भी रिटर्न टाइप ना हो। तो यू सी दैट स्टूडेंट के आगे मैंने वॉइड नहीं लिखा है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, वॉइड भी नहीं लिखा है। इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये एक, अगर इसका नाम क्लास के नाम के इक्वल है और कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये मेथड कोई आम मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने किया भी क्या, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया। और यही तो कंस्ट्रक्टर का काम है। कंस्ट्रक्टर का काम ही क्या है? इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। Are you getting the point? Are you understanding? Yes. This is the most important thing that you have to understand about constructor. अब कंस्ट्रक्टर का जो फीचर्स है उसको पढ़ लेते हैं। बहुत सारे फीचर्स तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, अभी मैंने बता दिया है। पहला फीचर क्या है? द नेम इज सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के बराबर होता है। अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास, इट इज अ मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक। A constructor must have the same name as of the class. So इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, it does not return any value, not even void, void भी नहीं। तीसरा, it is automatically called, और वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि how does it happen। डेफिनेशन में भी मैंने बताया था कि इसे हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल्ड हो जाता है, अपने आप इन्वोक्ड हो जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, बट इट कैन बी ओवरलोडेड। अच्छा, अगर तुम लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो मैं अभी बता दूंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का दूसरा नाम मेथड ओवरलोडिंग भी होता है। मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। यानी हम नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और मैं अभी बताऊंगा कि होता क्या है। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बहुत सिंपल है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो मैंने अभी अभी बताया कि उसका यूज क्या है, कि वो डेटा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज करते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब इस ओवरलोडिंग को समझो। ओवरलोडिंग मतलब कि एक ही नाम का अगर एक से ज्यादा फंक्शंस हो तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एक ही नाम का फंक्शंस हो, उसका बस पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग अलग होगा, लेकिन नाम अगर फंक्शन का सेम है एक ही क्लास के अंदर, तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी वैसे ही। अगर एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं, हाँ एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि उन सारे कंस्ट्रक्टर्स का जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो अलग अलग होना चाहिए। एक ही नाम का एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स प्रेजेंट है with different argument list, that is known as constructor overloading। और इसका एग्जांपल मैं अभी दिखा रहा हूं तुम्हें। ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। जो मैंने अभी बताया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। ठीक है। एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं। अगर क्लास का नाम एप्पल है तो एप्पल नाम का ही कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि क्लास का नाम जो है कंस्ट्रक्टर का भी नाम वही होना चाहिए। तो एप्पल अगर क्लास का नाम है
तो उसी तरह से एप्पल नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, एप्पल नाम का एक दूसरा कंस्ट्रक्टर भी है, एप्पल नाम का एक तीसरा कंस्ट्रक्टर भी है। तो मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अगर है, एंड ऑब्वियसली दे विल हैव द सेम नेम विच इज ऑफ द क्लास नेम, विच इज द क्लास नेम। लेकिन ये भी जरूरी है कि दे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, दैट इज डिफरेंट नंबर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। मतलब इसका अभी देख लो क्या है कि अगर हम क्लास का नाम है एप्पल, क्लास का नाम है एप्पल, ठीक है, और इस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं, उसका मान लो क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर है इंट नम, नम एक डेटा मेंबर है, ठीक है। और अभी हम एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का भी नाम एप्पल ही होना चाहिए, एप्पल। और फिर यहां पर हमने नम को 3 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अब ध्यान से देखो कि क्लास का नाम भी एप्पल है, यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन कैसे लिखा? क्लास का नाम ही लिख दिया, वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, पैरेंथेसिस दे दिया, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर इस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया, कोई भी वैल्यू से, मैंने 3 से इनिशियलाइज किया। लेकिन अगर हम एक और कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं एप्पल, लेकिन इस बार मुझे डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट बनाना है। जैसे कि ये जो एप्पल है, फर्स्ट वाला जो एप्पल मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर को लिखा, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये ब्लैंक है, खाली है। लेकिन इस बार मैं खाली नहीं छोड़ सकता, इसमें मैं कुछ आर्ग्यूमेंट मुझे लिखना होगा। सपोज मैं इंट ए लिख देता हूं, इंट ए मैंने लिख दिया, और मैं यहां नम इज इक्वल टू ए कर दिया, और इसको बंद कर दिया। तो अब ध्यान देना, यहां पर मैंने दो कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन किया है। इस क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स को मैंने डिफाइन किया है। क्लास का नाम एप्पल है, और जो पहला कंस्ट्रक्टर है उसका भी नाम एप्पल है। ऑब्वियसली क्लास का नाम जो है वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा, और दूसरा एक कंस्ट्रक्टर है उसका नाम भी एप्पल है। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक केस है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बिकॉज आई हैव शोन यू that this class has more than one constructor in the same class but with different parameter list। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है, इंट ए। तो पैरामीटर लिस्ट दोनों का अलग अलग है। अब आगे ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं लिखा हूं मैं, बस थोड़ा सा पोर्शन लिखा हूं। आगे नीचे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा इस क्लास का, तो ये कॉल्ड भी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल से तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा ड्राई रन करके कि कैसे कॉलिंग हो रहा है और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के जरिए भी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, यहां तक बस अभी तो क्लियर है ना कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, कि क्लास का नाम है एप्पल, और दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने बनाया है, दोनों का आर्ग्यूमेंट टाइप जो है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है, जिसे पैरामीटर लिस्ट भी कहते हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, तो दो कंस्ट्रक्टर्स हैं एक ही क्लास के अंदर, और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एज सिंपल एज दिस। अब बात करेंगे इस टॉपिक पर कि इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये कॉलिंग वाला पोर्शन पर हम डिस्कस करेंगे। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अब ऑब्जेक्ट हम क्लास का क्रिएट करते कैसे हैं? मान लो क्लास का नाम एप्पल है, क्लास का नाम एप्पल है, ए को कैपिटल कर देते हैं, चलो। क्लास का नाम एप्पल है, तो इस एप्पल क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? ये कई बार तुमने किया है, क्लास नाइन्थ में भी पढ़े होगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं जो कि एप्पल है, फिर स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं ओबी है, इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम लिखते हैं एप्पल, और फिर पैरेंथेसिस देकर सेमीकोलन डालते हैं। यही स्टेटमेंट होता है जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को क्रिएट करते हैं। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है ना, ये वाले पोर्शन पर एप्पल, देखो एप्पल को हम कॉल कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली कॉलिंग एप्पल, एंड हियर वी आर एक्चुअली कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर एप्पल। कभी भी हम किसी भी मेथड को कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं? मान लो किसी मेथड का नाम ऐड है, तो ऐड को कैसे कॉल करेंगे? ऐड लिखकर पैरेंथेसिस देते हैं और फिर सेमीकोलन डालते हैं। इसी तरह से तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहां पर भी देखो एप्पल लिखा गया है,
फिर पैरेंथेसिस दिया गया है, फिर सेमीकोलन दिया गया है। यानी एप्पल नाम का मेथड को कॉल किया गया है। एक्चुअली एप्पल नाम का वो मेथड कंस्ट्रक्टर है। क्लास का नाम भी तो एप्पल है। यानी जो कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर को यहां पे कॉल किया गया है। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। यही यहां लिखा हुआ है कि वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड। ठीक है। और जिस प्रोग्राम में हमने अगर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, प्रोग्राम में लिखकर डिफाइन नहीं किया है, तो जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। और उसमें जो डेटा मेंबर्स हैं उसमें उसका उसको वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। अगर इंटीजर है तो उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देता है, अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको नल से इनिशियलाइज कर देता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो फिलहाल अब हम एक प्रोग्राम को देखते हैं। इधर देखो तो काफी छोटा दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। स्टिल इट इज स्मॉल। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल शो इट टू यू। यू कैन सी ओवर हियर अ क्लास इज क्रिएटेड। क्लास का नाम क्या है? रेक्टेंगल। क्लास का नाम क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, लेंथ ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ। अब देखो यहां पर एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया गया है। इग्नोर दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इग्नोर दिस कमेंट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाया है। अभी मैं पढ़ा दूंगा थोड़ी देर बाद, तब तुम्हें ये समझ में आएगा। फॉर द टाइम बिंग इस कमेंट को देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट यूज किया गया है। अभी फिलहाल उसको इग्नोर करो। यहां बस देखो कि एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया गया है। कैसे पता ये कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि देखो इसका भी नाम रेक्टेंगल है, क्लास का भी नाम रेक्टेंगल है, तो क्लास नाम से इक्वल है। और उसमें उसके अंदर क्या किया है? लेंथ को 5 से इनिशियलाइज किया है और ब्रेथ को 3 से इनिशियलाइज किया है। यानी डेटा मेंबर्स का इनिशियलाइजेशन है। और इस रेक्टेंगल में कोई भी पैरामीटर नहीं है। जस्ट उसके नीचे देखो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर है इसलिए ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और इसका नाम रेक्टेंगल है। उसका भी नाम रेक्टेंगल था, क्लास का नाम रेक्टेंगल है। तो जो अभी ऊपर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा तुमने, उसका भी नाम रेक्टेंगल है। और अभी जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसका भी नाम रेक्टेंगल है। उसमें दो पैरामीटर्स है, इंट एल इंट बी। और लेंथ को एल से इनिशियलाइज किया गया है, ब्रेथ को बी से। तो दो कंस्ट्रक्टर्स है यहां पर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का केस दिख रहा है तुम्हें। अब नीचे देखो क्या लिखा गया है। वॉइड एरिया एक नॉर्मल सा मेथड है जिसका नाम है एरिया, उसको यहां पे डिफाइन किया गया है। कैसे पता कि ये नॉर्मल सा मेथड है, एक आम मेथड है? क्योंकि इसका नाम जो है एरिया है, क्लास नेम से इक्वल नहीं है। और इसका रिटर्न टाइप भी है वॉइड। ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तुमने यहां देखा होगा कंस्ट्रक्टर्स में कोई रिटर्न टाइप हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एक नॉर्मल मेथड को डिफाइन कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप हम वहां लिख जरूर रहे हैं, वॉइड लिखा। और एरिया के अंदर हमने क्या लिखा? इंट ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहां प्रिंट भी किया गया है, एरिया इज इक्वल टू ए, ए का वैल्यू को प्रिंट किया गया है। ठीक है। तो एरिया फंक्शन को यहां पे कॉल किया गया है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पर मेन मेथड को यहां पे डिफाइन किया गया है, इसका रिटर्न टाइप भी लिखा गया है वॉइड। और उसमें क्या किया गया है, अब ध्यान से देखो। यहां पर रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। कैसे? न्यू कीवर्ड का यूज किया गया है। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम रेक्टेंगल, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम R1, उसके बाद इज इक्वल टू, फिर न्यू। ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर से क्लास का नाम, इनफैक्ट ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। और कंस्ट्रक्टर को यहां पे कॉल किया गया है रेक्टेंगल। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया, क्योंकि हमारे पास तो दो कंस्ट्रक्टर था। दो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर है ना ऊपर में। एक ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक ये रेक्टेंगल, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक ये रेक्टेंगल। दो कंस्ट्रक्टर्स है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहां क्रिएट किए तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो वो पैरामीटर को देखकर पता चलेगा। यहां पर जब हमने कॉल रेक्टेंगल लिखा और पैरेंथेसिस दिया, तो इसमें हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा है, एम्प्टी है ये।
तो इसीलिए वो है उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसका पैरामीटर एम्प्टी हो, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है। देयरफॉर यहां पे कमेंट में भी लिखा गया है कि दिस स्टेटमेंट कॉल्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन उसकी नीचे वाले लाइन में देखो, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसी क्लास का। एक क्लास के अंदर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, रेक्टेंगल क्लास का नाम है। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है R2। इस R2 जो ऑब्जेक्ट यहां पे तुम्हें दिख रहा है, उसके बाद हमने लिखा है न्यू रेक्टेंगल, फिर से सेम सिंटैक्स है, लेकिन इस बार पैरामीटर लिस्ट में दो इंटीजर्स को पास किया गया है, 10 और 20। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें पैरामीटर हो। यानी ये जो 10 है और ये जो 20 है, ये एल और बी में कॉपी हो जाएगा, इस एल और बी में कॉपी हो जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। तो एल का वैल्यू 10 हो जाएगा और इस बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। और यहां पे लेंथ इज इक्वल टू एल, यानी लेंथ का वैल्यू 10 हो जाएगा और ब्रेथ का वैल्यू 20 हो जाएगा। बी का वैल्यू 20 है तो ब्रेथ का वैल्यू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर, वो डिपेंड करता है कि हमने एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट में क्या लिखा है। अगर हमारा एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसमें पैरामीटर, जिसमें पैरामीटर है ही नहीं, एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर। और यहां पे हमने दो इंटीजर्स को पास किया, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसमें पैरामीटर्स है, यानी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। यहां पर वापस आते हैं पहले इस लाइन पे। जब हमने R1 को क्रिएट किया, R1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, R1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉल्ड होने से, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉल्ड होने से लेंथ का वैल्यू 5 हो गया, ब्रेथ का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। R1 जब क्रिएट हुआ, लेंथ का वैल्यू 5 हो गया, ब्रेथ का वैल्यू 3 हो गया। कोई डाउट नहीं है, फिर से देख लो। लेंथ का वैल्यू 5 हो गया, ब्रेथ का वैल्यू 3 हो गया, कब? जब R1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ। इसलिए मैंने यहां R1 लिखा, R1 के बाद एक एरो देकर मैंने लिखा L इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3। अब इस लाइन पे आते हैं, रेक्टेंगल R2। जब R2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तब 10 और 20 पास हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। 10 और 20, यानी ऊपर देखते हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। एल का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। एल का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। और फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? लेंथ का वैल्यू एल के बराबर हो जाएगा, यानी लेंथ का वैल्यू 10 हो जाएगा और ब्रेथ का वैल्यू 20 हो जाएगा। यानी लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, ब्रेथ का वैल्यू 20। और जब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ था, लेंथ का वैल्यू 5 था, ब्रेथ का वैल्यू 3 था। तुमने ध्यान दिया, यहां लेंथ का वैल्यू 5 है, ब्रेथ का वैल्यू 3 है। मैं इस एल और बी को लेंथ और ब्रेथ लिख देता हूं, ठीक है। लेंथ का वैल्यू 5 है, ब्रेथ का वैल्यू 3 है। तो तुमने डिफरेंस देखा ना, कि जब R1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो लेंथ का वैल्यू 5, ब्रेथ का वैल्यू 3। जब R2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तब लेंथ का वैल्यू 10, ब्रेथ का वैल्यू 20। इसके बाद लिखा हुआ है R1 डॉट एरिया, यानी एरिया फंक्शन को कॉल किया गया है, बट R1 के थ्रू, R1 के रास्ते से। तो R1 के रास्ते से अगर हम एरिया को कॉल करेंगे, तो एरिया कहां है? एरिया यहां पर है। एरिया, एरिया को कॉल किया गया है। और एरिया में क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लेंथ कौन सा लेंथ लेंगे? लेंथ का तो वैल्यू 5 भी है, लेंथ का वैल्यू तो 10 भी है, लेकिन अभी R1 के रास्ते से कॉल किया गया है ना। यू सी, अभी इस लाइन को देखो, R1 के रास्ते से एरिया को कॉल किया गया है। R1 के रास्ते से जाएंगे तो लेंथ का वैल्यू 5 है, ब्रेथ का वैल्यू 3 है। यानी R1 के रास्ते से जाएंगे तो
एरिया जब कॉल्ड होगा तो ए का वैल्यू 5 × 3 हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू 5 लिया जाएगा, ब्रेथ का वैल्यू 3 लिया जाएगा, क्योंकि हमने R1 के रास्ते से कॉल किया। और प्रिंट क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू ए, यानी क्या प्रिंट होगा, एरिया इज इक्वल टू ए, ए मतलब 5 × 3 15, ये प्रिंट होगा। लेकिन अगले ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, R2 डॉट एरिया। इस बार फिर से एरिया को कॉल किया गया, लेकिन R2 के रास्ते से। और R2 के रास्ते से अगर हम देखें तो लेंथ का वैल्यू 10 है, ब्रेथ का वैल्यू 20 है। लेंथ का वैल्यू 10 है, ब्रेथ का वैल्यू 20 है, यानी लेंथ का वैल्यू अब 5 और 3 नहीं है, लेंथ का वैल्यू 10 है, ब्रेथ का वैल्यू 20 है, और लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी 20 × 10 200। तो ए का वैल्यू 200 हो जाएगा, और एरिया इज इक्वल टू 200 प्रिंट होगा। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। एरिया इज इक्वल टू 15, नीचे लाइन में एरिया इज इक्वल टू 200। दोनों अलग अलग लाइन में इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि यहां पे ln लिखा हुआ है। एक बार प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आईसीएसई 2024 पर क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं उस क्वेश्चन को इसी वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। पहले टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो ऑलरेडी अभी तुमने बहुत हद तक समझ में तुम्हें आ भी गया होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट रिटन, अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखते नहीं है प्रोग्राम में, तो जावा अपने आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है। उसमें कोई भी अगर इंटीजर टाइप वैल्यू है तो उसे 0 से इनिशियलाइज कर देता है, कोई स्ट्रिंग टाइप है तो उसे नल से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। कोई अगर फ्लोट टाइप है तो 0.0f से इनिशियलाइज कर देता है, उस तरह से। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होते हैं, इट टेक्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर्स है इंट आर, इंट और स्ट्रिंग एन। रोल को आर से इनिशियलाइज किया जा रहा है, नेम को एन से, ठीक है। लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था देखो, उसमें पैरामीटर्स में एम्प्टी था, कोई पैरामीटर नहीं था, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड यूजिंग दिस एग्जांपल आल्सो व्हाट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉर्मल मेथड्स वर्सेस कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर वर्सेस नॉर्मल वाले मेथड्स। तो कंस्ट्रक्टर भी मेथड्स ही होते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि ये नॉर्मल मेथड से डिफरेंट भी होता है। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज ऑफ द क्लास, लेकिन मेथड का इट कैन हैव एनी वैलिड नेम। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। लेकिन मेथड हैज रिटर्न टाइप, मे बी वॉइड, इंट, whatever. Constructor gets called automatically when an object is created. We have already discussed this. Method को we have to call it explicitly using the object name. उसे हम explicitly call करना पड़ता है. Constructor is used for initializing the objects. Objects मतलब data members of the class. We have already discussed. And लेकिन normal वाले methods they are used for performing actions or computations. Okay. कुछ पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम मेथड का यूज करते हैं. सिंपल, नथिंग हार्ड. Now you look at this particular question, which is a 2024 question. Can you see? Should I zoom it a bit? I think I have, yes, I have zoomed it. Okay. If you need, you can increase the resolution of your video. YouTube में settings में जाके उसका जो वीडियो क्वालिटी है रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दो, तुम्हें साफ साफ दिखेगा. दिस इज एन ICSE 2024 क्वेश्चन. लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्लास टेम्प, क्लास का नाम है टेम्प. इंट ए, ए क्या है, डेटा मेंबर. उसके बाद फिर से टेम्प लिखा गया है. टेम्प क्या है, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास का नाम भी टेम्प है. और यहां देखो टेम्प कंस्ट्रक्टर लिखा गया है. ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है. इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इस ए का वैल्यू क्या है, 10. उसके बाद फिर से टेम्प लिखा गया है, उसमें पैरामीटर्स है जेड. तो ये जो है एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें पैरामीटर है. तो ये वाला टेम्प एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. और ये वाला जो टेम्प है एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है. तो दो कंस्ट्रक्टर है, यानी ये
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, कंस्ट्रक्ट एक बात तुम्हें बताना है, सुनो। ऊप प्रिंसिपल्स जो तुमने पढ़ा होगा, एनकैप्सुलेशन, क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा एनकैप्सुलेशन। ठीक से लिखता हूं, एनकैप्सुलेशन पढ़ा है। इनहेरिटेंस पढ़ा है। पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, चार बहुत इंपॉर्टेंट ऊप के प्रिंसिपल होते हैं। तो इसमें से जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या पढ़ा था क्लास नाइन्थ में? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज्यादा रूप। पॉली का मतलब मोर देन वन, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, एक से ज्यादा फॉर्म, एक से ज्यादा रूप, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया गया था तुम्हें? जैसे एक एग्जाम्पल है प्लस, ये प्लस एक एरिथमेटिक ऑपरेटर भी है, और दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम प्लस का यूज करते हैं। तो ये प्लस के दो रूप्स हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बिल्कुल उसी तरह इस टेम्प को देखो, ये टेम्प एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, ये टेम्प एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। यानी टेम्प एक ही है, नाम है टेम्प, द वर्ड इज सेम टेम्प, बट इट हैज वेरियस फॉर्म्स। इट इज अ क्लास ऑल्सो, इट इज अ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, एंड इट इज अनदर कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है, या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग इन अ ब्रॉड सेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही फंक्शन का अलग अलग, एक ही फंक्शन नेम है लेकिन अलग अलग फंक्शंस है, दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक का ही अलग अलग रूप, पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड इन दिस केस इट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस बात को याद रखना, और यही बोर्ड्स में पूछ लिया था 2024 का। प्रोग्राम को हम पूरा करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा गया है बोर्ड्स में। व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स इज डिपिक्टेड इन द अबव प्रोग्राम विथ टू कंस्ट्रक्टर्स। यहां दो कंस्ट्रक्टर्स का यूज किया गया है, एक ये टेम्प और ये दूसरा टेम्प, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप को यहां पे डिपिक्ट किया गया है? तो चार ही कॉन्सेप्ट है, उनमें से कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म को, पॉलीमॉर्फिज्म कभी भी याद रखना। जो ओवरलोडिंग है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग हो चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, वो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि एक से ज्यादा रूप है। टेम्प का दो रूप यहां दिख रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब यहां जो पूछा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द मेन मेथड, मेन का यहां आउटपुट क्या है? तो चलो इसको देखते हैं, यहां पे देखते हैं इसको, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन। हाँ, मेन का आउटपुट, अभी देखो यहां पे इतना तो समझ गए, टेम्प। उसके बाद यहाँ प्रिंट, एक फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया गया है, और ये एक नॉर्मल फंक्शन है क्योंकि इसका डेटा टाइप, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। प्रिंट में क्या प्रिंट कर रहा है? ए का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ए का वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। अब यहाँ मेन फंक्शन को डिफाइन किया गया, मेन के अंदर देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया है क्लास का, क्लास का नाम है टेम्प, ऑब्जेक्ट का नाम है टी। तो एक टी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और टी नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने से ये टेम्प कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। कौन सा टेम्प कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा? जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट न हो, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। इस बार फर्स्ट टाइम में जब टी को क्रिएट किया गया, जब टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, तब टेम्प डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, यानी ये वाला टेम्प कॉल्ड होगा, जिससे ए का वैल्यू क्या बन जाएगा? टेम्प 10 बन जाएगा, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। जस्ट इन द नेक्स्ट लाइन यू सी, एक फिर से उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, टेम्प एक्स। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एक्स। एक्स ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ, तो फिर से टेम्प को कॉल किया गया, टेम्प कंस्ट्रक्टर को, लेकिन इस बार 30 एज एन आर्ग्यूमेंट लिखा गया है। यानी एक वो वाला कंस्ट्रक्टर, वो टेम्प कॉल्ड होगा जिसमें आर्ग्यूमेंट है, जिसमें आर्ग्यूमेंट है, यानी इंट जेड जिसमें आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड नहीं होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा इस बार। तो x के क्रिएट होने से ये जो 30 है, ये 30 z में चला गया, और यहां लिखा हुआ a इज इक्वल टू जेड, यानी 30 अब a में भी चला जाएगा, क्योंकि z में 30 चला गया, z का वैल्यू 30 हो गया, और z 30 के बराबर है, तो a इज इक्वल टू जेड लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू 30 हो जाएगा।
ठीक है, तो तुमने देखा टी क्रिएट होने से ए का वैल्यू 10 हो रहा है, एक्स क्रिएट होने से ए का वैल्यू 30 हो रहा है। अब यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में टी डॉट प्रिंट, टी डॉट प्रिंट यानी प्रिंट मेथड को कॉल किया गया है, यहां पे प्रिंट को कॉल किया गया है। अब टी के रास्ते से कॉल किया गया है, तो जब टी के रास्ते से कॉल किया गया तो ए का वैल्यू तो 10 है, हमें ध्यान रखना है। तो टी के रास्ते से जब प्रिंट को कॉल किया गया, प्रिंट को कॉल किया गया, तो प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करो ए को प्रिंट करो। कौन सा ए प्रिंट होगा, टी के रास्ते से जो ए का वैल्यू है, टी के रास्ते से ए का वैल्यू 10 है, यानी 10 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा क्योंकि ln है। उसके बाद x के रास्ते से फिर से प्रिंट को कॉल किया गया। अब x के रास्ते से फिर से प्रिंट को कॉल किया गया, तो x के रास्ते से a का वैल्यू 30 है, सो इन द नेक्स्ट लाइन 30 गॉट प्रिंटेड। दिस इज द आउटपुट। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आउटपुट है 10 एंड इन द नेक्स्ट लाइन 30। देखो बोर्ड का क्वेश्चन कितना आसान। अगर तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो, देन प्रेस द बेल, press the like button, and if you have not subscribed to the channel, subscribe it and press the bell icon. And I'm requesting you to write a comment below it if you have understood it or not, how useful you have found this video. तो कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया। That's all for today. See you in the next video. God bless you, dear children.